start the program. Should I start, ma'am? Yes, sir has told already. Please start. Okay. Namaskar. Professor Ivy Trivedi, Vice Chancellor, Govind Guru Tribal University, Banswara. Professor R.S. Bari, former Vice Chancellor, MDS University, Ajmer. Professor Satyakam, PVC IGNOU, and Director, Center for Freedom Struggle and Diaspora Studies. PVC, Professor Kukreti, regional directors from different regional centers all over India and directors from schools. Dr. Mamta Bhatia, regional director, RC Jaipur, and all participants present today. भारत का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के पुण्य स्मरण करते हुए इग्नू द्वारा आयोजित वेबिनार की कड़ी में 22वां वेबिनार है, जो रोल ऑफ राजस्थान इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल पर आयोजित कर रहे हैं। क्षेत्रीय केंद्र जयपुर के लिए ये और भी विशेष अवसर हो जाता है कि हम यह वेबिनार तब मना रहे हैं जब एक दिन बाद भारत की स्वाधीनता के 75वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले इग्नू का कुलगीत प्रस्तुत करें। ये है जन जन का विश्वविद्यालय, ये है जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को, शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान सम्मान पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान, वरदान, अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महान। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित। ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित। सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम रिक्वेस्ट करूंगी हमारे ऑनरेबल पीवीसी आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी से, जो डायरेक्टर सेंटर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड डायस्पोरा स्टडीज इग्नू की हैं, कि वो वेलकम एड्रेस दें।
Sir, please. धन्यवाद डॉक्टर इंदु रवि जी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आमंत्रित किया सबका स्वागत करने के लिए। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत सेंटर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल एंड डायस्पोरा स्टडीज की ओर से सभी मान्यवरों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो भारत के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं 2 दिन के बाद, और उस अवसर पर जो भारत का अमृत महोत्सव का की जो एक जलधारा लगातार मेरी मीटिंग चल रही है, प्रवाहित हो रही है और अमृत को जो वर्षा लगातार हो रही है, उस संदर्भ में आज यह 22वीं व्याख्यान माला है, जिसमें भारत के सभी कोने से बड़े बड़े विद्वान शामिल हो रहे हैं और अपनी ज्ञान धारा से हमें लाभान्वित कर रहे हैं, और केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे सभी विद्यार्थियों को और समग्र रूप में पूरे भारत को, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय, जैसा कि आपने सुना, जन जन का विश्वविद्यालय है और समग्र भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी पहुंच है और हम अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को भी अध्ययन अध्यापन कराते हैं। आज बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान में भारत के स्वाधीनता आंदोलन का जो योगदान रहा है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास 2 महारथी उपस्थित हैं और जो शैक्षिक क्षेत्र में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं, महनीय स्थान रखते हैं। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के जो अध्यक्ष हैं इस कार्यक्रम के, आदरणीय प्रोफेसर इंद्रवदन त्रिवेदी जी का, जो पहले मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में भी वाइस चांसलर रह चुके हैं उदयपुर में, और अभी वर्तमान में आप गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा में आप वाइस चांसलर हैं। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मंच से कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और इस महायज्ञ में अपना आशीर्वाद देने के लिए आप उपस्थित हैं। आपको सादर प्रणाम और आपका अभिवादन। प्रोफेसर इंद्रवदन त्रिवेदी जी केवल एक मात्र कुलपति पद को ही सुशोभित नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे एक दार्शनिक, वे एक विद्वान और खास तौर पर जो वाणिज्य संकाय है उसके बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, और आपकी ख्याति देश और विदेश सभी जगह सृजित है। मैं सर कोटि कोटि आपको हृदय तल से आपका सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अभिवादन करता हूं। हमारे जो आज के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर रूप सिंह बरेठ जी, आप भी कुलपति रह चुके हैं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में। आप राजनीति विज्ञानी हैं, राजनीति शास्त्री हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपने ख्याति प्राप्त की है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑन साउथ एशिया, दक्षिण एशिया पर भी आपकी विशेषज्ञता है। आपने कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं और लंबा एक राजनीति विज्ञान में शिक्षण का अनुभव है। सर, मैं भी आपका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं आपको कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमारा और पूरे विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया। मैं अपने दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये जो लंबा अभियान चल रहा है, ये जो लंबी श्रृंखला चल रही है, उसके प्रेरणा स्रोत हमारे आदरणीय माननीय कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी का भी मैं अभिवादन करता हूं, उन्हें भी प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं उनका भी, जिनकी प्रेरणा से और जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम चल रहा है, और उन्हीं के कारण
मुझ में यह साहस पैदा हुआ, इतनी मुझे शक्ति मिली। एक ये ईश्वरीय शक्ति ही है कि मैंने यह भार उठाया कि 75 व्याख्यान हम कराएंगे इस अमृत महोत्सव के सिलसिले में। तो ये कार्यक्रम हमारा अनवरत चल रहा है। हर शुक्रवार को 4 बजे से 5 बजे तक ये कार्यक्रम होता है और कुलपति जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। अपने सभी समकुलपति बंधुओं, आदरणीय प्रोफेसर आरपी दास जी, आदरणीय प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी और आदरणीय प्रोफेसर कुकरेती जी, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सभी निदेशक विद्यापीठों के और रीजनल सेंटर में जो हमारे जो निदेशक हैं उनकी, और सभी हेड ऑफ डिविजन्स की, और विद्यार्थी जो इसमें शामिल हैं, अलग अलग चैनल्स पर इसको देख रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और सबसे बढ़ के मैं स्वागत करना चाहता हूं डॉक्टर ममता जी का, जिन्होंने जो डायरेक्टर हैं रीजनल सेंटर जयपुर की, कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए उज्जवल, भव्य और दीप्त व्यक्तित्वों को यहाँ हमारे सामने उपस्थित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद क्या कहूँ, हम लोग सब एक ही परिवार के हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आपका भी स्वागत करता हूँ। वस्तुतः यह कार्यक्रम क्षेत्रीय केंद्र जयपुर का है। हम लोग सभी क्षेत्रीय केंद्रों और विद्यापीठों के साथ मिलकर काम कर रहा है ये सेंटर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल एंड डायस्पोरा स्टडीज। और इसका यही उद्देश्य है कि भारत में जितने भी क्षेत्र हैं उनमें जो स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जगाई गई, उसका परिचय हम लोगों को हो। बहुत से ऐसी कथाएं हैं, बहुत सा ऐसा इतिहास है जो कहीं अंधेरे के झुरमुट में पड़ा हुआ है। हम ये चाहते हैं, जैसे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान में जो स्वतंत्रता संग्राम का किस्सा का इतिहास सुनेंगे, हम राजस्थान की जो गाथा है, जो राजस्थान का शौर्य है, उसे मध्यकाल तक ही सीमित कर देते हैं, या फिर राजे रजवाड़ों की कहानियों तक ही सीमित कर देते हैं। मुझे आज विश्वास है कि आज जो जन शक्ति का उभार राजस्थान में हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, उसकी झलक हमें आज देखने को मिलेगी। तो मैं बहुत अभिभूत हूं। आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि आज हमारे साथ बहुत ही विद्वत जन जुड़े हुए हैं। और हमारा मैं आपको बताऊं कि हमारा जो पूरा कोटा है 100 का, वो पूरा का पूरा फुल हो चुका है। और बाकी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि दूसरे जो हमारे चैनल्स हैं उस पर उन चैनल्स पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, तो फेसबुक पर इसको देख सकते हैं। तो मैं अब वापस करता हूं डॉक्टर इंदु रवि जी की ओर, जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। धन्यवाद सर आपके इस वेलकम एड्रेस का। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी प्रोफेसर रूप सिंह बारेट जी का, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं। और उनको संबोधन के लिए बुलाने से पहले मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। प्रोफेसर बारेट एक्स वीसी हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर में रह चुके हैं और वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से हैं। वो प्रोफेसर एंड एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर रहे हैं। उनका स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑन साउथ एशिया था। Sir has more than 36 years of teaching experience. He has published many research publications and guided PhD students, authored 8 books and more than 24 research papers to his credit. The list is long, so without taking much time, I would request Professor Baret to please give the address. Sir, please.
थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज आ रही है मेरी? जी Yes, सर, sir. Yes, sir. बिल्कुल Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir. सर आपका कैमरा वाइस चांसलर प्रोफेसर सत्यकाम, ऑनरेबल वाइस चांसलर and presiding this webinar, Professor I.V. Trivedi Sahab, Regional Director, Jaipur, Dr. Mamta Bhatia, and friends. I am really happy to learn that IGNOU is organizing a series of webinars on the occasion of Bharat Amrit Mahotsav. And in this series, they have selected such relevant topics. Therefore, I congratulate them. And I also express my gratitude that they have given this opportunity to me to share my views on it. Friends, today's topic is role of Rajasthan in India's freedom struggle. Before that, I start the topic itself. Let me tell you clear few points. Number one, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ 1857 से लेकर के 1947 तक चला, 90 साल तक, उस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के बारे में कुछ मिनटों में अगर मैं आपसे बताने का प्रयास करूं तो ये बहुत ही जोखिम भरा काम है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी टू ऑर्गेनाइज द हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट 90 years and then I can tell you something. Therefore, you will pardon me that I will touch upon the events and I will discuss only the guidelines. The second point that I would like to make is कि राजस्थान का जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में योगदान है, इसमें जिसे आप राजस्थान शब्द कहते हैं, 1947 के पहले ये राजपूताना के नाम से जाना जाता था. और ये राजपूताना 19 प्रशासकीय इकाइयों से मिलकर के राजस्थान बनना था, जिसमें 19 देशी रियासतें थी, 2 चीफशिप्स थे और एक अजमेर का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था. इस प्रकार ये 22 एडमिनिस्ट्रेटिव इकाइयों ने मिलकर के राजस्थान को बनाया था. इसके पहले ये राजपूताना के नाम से जाना जाता था. और इस राजपूताना की अगर आप स्थिति को देखें, मैं आपके सामने एक स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में इसकी भूमिका देखते हैं तो 1-2 पॉइंट को जरूर मद्देनजर रखिए. पहली बात मैं ये कहना चाह रहा था कि राजपूताना में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनमें स्थिति ये थी कि वहां पर जो आम जनता थी वो एक तरीके से 3 प्रकार के शासनों के अधीन दबी हुई थी. वहां पर राजपूताना की इन देशी रियासतों में ब्रिटिशशाही था, राजशाही थी और सामंतशाही थी. ये तीनों प्रकार के शासन यहाँ की जनता के ऊपर लदे हुए थे. वन वॉज द ब्रिटिश रूल, the other was the rule of the prince himself and then the rule of the feudals. इन 3 स्तरीय एक तरीके से शासन के अधीन राजपूताना की जनता रह रही थी. और फिर राजपूताना की अपनी विविधताएं थी, वो अलग हैं, जिन्हें आप अच्छे तरीके से जानते हैं. इन परिस्थितियों के बावजूद राजस्थान की जनता ने जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग लिया, वो कंधे से कंधा लगा करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग लिया. और इसका अगर आप स्टार्ट करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की बात हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से करते हैं. और इसी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में राजस्थान की जनता, राजस्थान के कवियों, राजस्थान के रहनुमाओं ने बढ़ चढ़ करके भूमिका ली थी. इसलिए जब मई 1857 को मेरठ की छावनी में आंदोलन हुआ, रिवोल्ट हुआ, और उसके बाद जब ये आंदोलनकारी दिल्ली पहुंचे और एक तरीके से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा, तब से राजपूताना में भी इस बात की चेतना और इस बात का कार्य बराबर हुआ. राजपूताना में 1857 के गदर से पहले ही राजनीतिक चेतना के रूप में यहाँ के महत्वपूर्ण लोगों ने, यहाँ के राजकवियों ने पूरी राजपूताना की जनता को इस बात से अवगत कराया था कि ब्रिटिश शाही जो आ रही है, अंग्रेज जो आ रहे हैं, ये किस तरीके से देश के अंदर हमला कर रहे हैं, इनके प्रति हमें सावधान हो जाना चाहिए. जोधपुर रियासत के राजकवि बांकीदास जी ने एक चेतावनी गीत लिख करके, ए सॉन्ग ऑफ वार्निंग सॉन्ग, एक वार्निंग सॉन्ग उस समय बनाया था. और उसके द्वारा उन्होंने तत्कालीन
राजा महाराजाओं को इस बात के लिए अवगत कराया था कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध हमें जम करके संघर्ष करना चाहिए। उनका एक कपलेट था जो राजस्थान में बहुत लोकप्रिय हुआ, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आहस लींधा खेची उरा, धनिया मरे न दीदी धरती, अब धनिया उबा गई धरा। इट वॉज ए कपलेट विच वॉज वेरी पॉपुलर इन राजस्थान, जिसमें कवि ने कहा कि राजाओं के रहते हुए, मालिकों के रहते हुए 1 इंच धरती राजपूताना की कभी किसी ने नहीं दी। लेकिन आज कितने दुर्भाग्य की बात है कि राजाओं के होते हुए, धनियों के होते आज ये धरती ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जा रही है। तो एक जन चेतना का बनाया, इसी जन चेतना के स्वरों को और आगे बढ़ाया राजपूताना के महान कवि सूर्यमल मिश्र ने, जो राजपूताना ही नहीं भारतवर्ष में जाने जाते हैं, जिन्होंने राजपूताना का एक अद्भुत ग्रंथ लिखा, वंश भास्कर। और साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा इनके बारे में कि ये वंश भास्कर पूरे भारतवर्ष में जो 2 महाचंपू गिने जाते हैं, पूरे भारतवर्ष के साहित्य में जिन ग्रंथों को 2 महाचंपू की श्रेणी में रखा जाता है, एक उनमें ये है। एक था वेदव्यास द्वारा लिखित महाभारत और दूसरा था सूर्यमल मिश्र द्वारा लिखा हुआ वंश भास्कर। ये उच्च कोटि के कवि, 8 भाषाओं के विद्वान, श्रेष्ठ राष्ट्रभक्त और एक तरीके से अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने, आप देखिए उस समय जो पत्र लिखे राजाओं, महाराजाओं और सामंतों को, ये आंख खोलने वाले थे। और उन्होंने उस समय कहा इस बात को कि सारे राजा महाराजा खड़े हो जाओ और ईस्ट इंडिया कंपनी को देश से निकालने के लिए खड़े हो जाओ। और आपको मालूम है, उन्होंने अपनी अन्य साहित्यिक रचनाओं को स्थगित करके एक अद्भुत ग्रंथ लिखा, वीर सतसई। और ये वीर सतसई में जो उन्होंने कपलेट्स लिखे, जो दोहे लिखे, आज भी वो राजस्थान की जनता के लोगों के जीवा के ऊपर है। इसी श्रेणी में राजस्थान के एक प्रमुख प्रांत शेखावाटी में एक महान जन कवि पैदा हुए, जिनका नाम था शंकरदान सामोर। उन शंकरदान सामोर ने भी अपने काव्य रचनाओं के द्वारा एक जबरदस्त राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया और उनके दोहे राजस्थान के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक प्रचलित हुए और लोगों में एक नया महसूस दिया। उनका एक दोहा बहुत प्रचलित था, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। महलज लूटन मोकला चढ़िया सुण्या चंगेज, महलज लूटन मोकला चढ़िया सुण्या चंगेज, पण लूटन झूंपा लालची आया अब अंग्रेज। इस कपलेट्स को अगर आप देखें तो आप देखिए जन कवि ने कितना जबरदस्त जन आक्रोश व्यक्त किया है कि आज तक हमने भारत के महलों को लूटने के लिए आने वाले आक्रांताओं का तो नाम खूब सुना है, जिनमें चंगेज भी आएगा और सैकड़ों चंगेज आए, लेकिन गांव के किसान के घास के झूंपा अर्थात घास के मकान को लूटने वाले ये लालची अंग्रेज पहली बार देश में आए। अर्थात पूरे अंग्रेजी शासन का व्यवहार कैसा था, इस दोहे में उसको नकाब बेनकाब कर दिया। और कवि ने ये कहा कि लालची हैं और पूरे आम जनता को लूटना चाहते हैं। यही नहीं, इनसे एक जनचेतना जो राजपूताना में जगी, उसका नतीजा ये हुआ कि जब 1857 का क्रांति शुरू हुई तो राजपूताना में शुरू हुई। और इसकी आगाज सबसे पहले मई 1857 में अजमेर के पास नसीराबाद की छावनी में। इसके बाद ये माउंट आबू में, जहां एजीजी स्वयं रहते थे, उसके कंपनी में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया और अंग्रेज सैनिकों पे गोलीबारी की। और इसके बाद वहां से निकल करके जोधपुर में 23 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजन में भारी विद्रोह का बिगुल बज गया। वहां के सैनिकों ने अंग्रेज सैनिकों पर गोलीबारी की, शस्त्रागार को लूट लिया और दिल्ली की तरफ रवाना होने लग गए। और एक ही नारा वहां पर उस समय मौजूद था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। इस नारे के साथ जोधपुर से, अजमेर से लोगों के, सैनिकों की टुकड़ियां निकलने लगी और राजपूताना से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। जब ये टुकड़ियां आगे चली तो इनको इतना जन समर्थन मिला कि एक बहुत बड़ा ठिकाना था मारवाड़ में जिसका नाम था आउवा। उस आउवा के ठाकुर कुशल सिंह खुद इसके साथ हो गए, उनको नेतृत्व दिया और एक भारी दल बना करके दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने लगे। तब पता चला तो अजमेर से लॉरेंस ने सेना लेकर के इनके साथ लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई आउवा के निकट 8 सितंबर 1857 को लड़ी गई, जिसमें राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट जो मेशन था उसको मार दिया गया। और यही नहीं मारा गया, मेशन को मार करके उसका सर काट करके आउवा के किले के दरवाजे पर उसके सर को टांग दिया गया। और जबरदस्त एक तरीके से आंदोलन राजस्थान में चला।
कहने का मतलब ये था कि 1857 के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में राजस्थान ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, लेकिन जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जिस तरीके से कत्लेआम किया, उससे सारा का सारा आंदोलन छिन्न हो गया। आहुआ को घेर लिया गया, आहुआ के अंदर जबरदस्त रक्तपात किया, सैकड़ों की तादाद में लोगों को बंदी बना लिया गया और 24 लोगों को उस समय सजाए मौत देकर के फांसी पर चढ़ाया। तो कहने का मतलब जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 1857 के अंदर जो आंदोलन चला वो ऐसा जबरदस्त आंदोलन था कि जिसमें राजपूताना ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। लेकिन जब ये आंदोलन खत्म हो गया, उसके बाद फिर कांग्रेस का नेतृत्व आया और कांग्रेस के नेतृत्व के आने के बाद जब 1905 में बंग भंग की घटना हुई, बंगाल का विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने, और उसके फलस्वरूप एक जबरदस्त प्रतिक्रिया पूरे देश में आई। और ध्यान रखिए, ये प्रतिक्रिया पूरे देश में नहीं, कांग्रेस पार्टी में भी आई। आपको पता है 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस नरमपंथियों और गर्मपंथियों में बंट गई और इसी समय बंगाल के अंदर एक नया नेतृत्व उभरा जिसे जो क्रांतिकारी आंदोलन था, और उन्होंने भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की, वो था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इस भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के जो मुखिया थे वो थे रास बिहारी बोस, और उन्होंने एक सशस्त्र क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी की जो पूरे मध्य प्रदेश में फैल गई। और मित्रों, उससे राजपूताना की अछूता नहीं था। उस समय राजपूताना में भी ऐसे कर्णधार थे जिन्होंने इस क्रांतिकारी आंदोलन में सशस्त्र क्रांति के अंदर जबरदस्त योगदान दिया। इनमें शाहपुरा के केसरी सिंह बारेट, जयपुर से मास्टर अर्जुन लाल सेठी, खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह और ब्यावर के सेठ दामोदर लाल राठी थे, जिन्होंने इस क्रांतिकारी आंदोलन को राजपूताना में खड़ा किया और इतना जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया कि देखते देखते पूरे राजस्थान में सशस्त्र आंदोलन की पूरी तैयारी होने लगी। आगे चल करके विजय सिंह पथिक भी इसके साथ जुड़ गए, और आपको पता होगा कि पथिक जी ने पहले इस आंदोलन के साथ काम किया और फिर राजपूताना में बिजोलिया आंदोलन के नाम से एक पहला पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन चलाया, जो मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान का एक अनुपम उदाहरण था, जिसकी प्रशंसा महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और तत्कालीन शीर्ष नेताओं ने की थी। तो ये आंदोलन जब यहाँ चला तो इसके प्रमुख सूत्रधार थे केसरी सिंह बारेट। इसके बाद थे अर्जुन लाल जी सेठी। अर्जुन लाल जी सेठी ने जयपुर के अंदर एक पाठशाला स्कूल खुलवाई जिसका नाम था वर्धमान पाठशाला, और उस पाठशाला में बिहार से पंडित विष्णु दत्त लहड़ी को लाया, जो बच्चों को राष्ट्रभक्ति और शस्त्रों की पूरी तैयारियां दे सके। और ध्यान रखिए, जयपुर में चलने वाली इस पाठशाला में राजपूताना ही नहीं, मध्य प्रदेश और काठियावाड़ तक के विद्यार्थी आते थे और एक तरीके से ट्रेनिंग लेते थे, और आगे चल करके इन्होंने क्रांति की योजनाएं बनाई। इसमें जब इस क्रांति को अमली जामा पहनाने लगे तो एक सबसे बड़ा संकट आया, और वो था वित्त का। देयर वाज नो फाइनेंस, क्योंकि आप जानते हैं राजपूताना के राजा महाराजा पूरी तरीके से अंग्रेजों के साथ थे। उन्होंने 1857 में भी अंग्रेजों का साथ दिया और इसके बाद भी क्रांति को कुचलने में वो कमी नहीं रखी। सामंतों से पैसा मांगना इनके स्वाभिमान के खिलाफ था। इसलिए इन लोगों ने ये सोचा कि इसके लिए एक ही काम किया जा सकता है कि धन लूट करके लाया जाए, लेकिन लूट का निशाना किसको बनाया जाए? उन मंदिरों को बनाया जाए जहां जनता का पैसा संचित है और वो किसी उपयोग में नहीं आ रहा है, इसलिए उस पैसे को लाया जाए। इसलिए आपको पता होगा जून 1912 में जोधपुर रामद्वारा के महंत प्यारेलाल और मार्च 1913 में निमाज के महंत को निशाना बनाया गया। दुर्भाग्य की बात थी कि महंतों को पकड़ा गया, उनसे जोर जबरदस्ती करके तिजोरी की चाबियां लेने की कोशिश की गई, लेकिन ये प्रयास असफल रहा। महंत इसी दौर में गुजर गए और इन्हें खाली हाथों इन लोगों से रोका। लेकिन इनसे अंग्रेज सरकार हिल गई और अंग्रेजों को ये लगा कि राजपूताना में तो बहुत बड़े स्तर पर एक तरीके से क्रांति की योजनाएं बनाई जा रही हैं, इसलिए उनका पहला जो हथल पड़ा वो केसरी सिंह बारेट पड़ा। और नतीजा ये हुआ कि केसरी सिंह बारेट को 31 मार्च 1914 को शाहपुरा में गिरफ्तार कर लिया गया और बलात् रूप से 6 अक्टूबर 1914 को बिना किसी गवाहों के इन्हें आजीवन 20 साल का आजीवन कारावास दे दिया गया और कोटा के सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। कोटा के सेंट्रल जेल में डालने के लिए जब इनको लगा कि जगह सुरक्षित नहीं है, तो आप अंदाजा लगाइए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको बिहार के हजारीबाग सेंट्रल जेल के अंदर
काल कोठरी में ले जाकर के इनको बंद कर दिया और इनको आजीवन कारावास में डाल दिया। केसरी सिंह बारट वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आप को क्रांति के लिए समर्पित नहीं किया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पूरे परिवार को क्रांति के लिए निछावर कर दिया। उनके छोटे भाई जोरावर सिंह बारट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और ये क्रांतिकारी इन्हीं की कहने के अनुसार भाई बाल मुकुंद के पास क्रांतिकारी योजनाओं को अंजाम देने के लिए दिल्ली चले गए थे। और आपको पता होगा कि 23 दिसंबर 1912 को जब लॉर्ड हार्डिंग्स ने शाही आयोजन करके जबरदस्त जुलूस दिल्ली में निकाला इस बात के लिए कि वो कलकत्ता से अपनी राजधानी को दिल्ली हस्तांतरित कर रहे हैं, तो लोगों में एक खौफ था, लोगों में एक टीस भी थी कि ये शाही जुलूस ऐसे कैसे चला जा सकता है। इसलिए योजना बनी कि शाही जुलूस ऐसे न जाए और इनको चेतावनी दी जाए। और साथियों, इस शाही जुलूस पर चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग पे खड़े होकर के जिस व्यक्ति ने हाथ से गोला फेंका था वो जोरावर सिंह बारट थे। दुर्भाग्य की बात थी कि इसमें लॉर्ड हार्डिंग्स बाल बाल बच गए, लेकिन उनके पीछे जो छत्र लेकर के यूपी के बलरामपुर के सामंत बैठे हुए थे उनके चित्र हुए। कहने का मतलब जो इसके बाद इनके ऊपर बनारस, इसके बाद इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और ये सारी जिंदगी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और ये फरारी के अंदर ही इनका देहावसान हुआ। यही नहीं, केसरी सिंह बारट ने अपने बड़े पुत्र प्रताप सिंह को भी इस मातृभूमि के बलदेवी पे निछावर कर दिया। पहले वर्धमान स्कूल में इनको शिक्षा दिलाई और इसके बाद इन्हें अपने इसके बाद इनको सचिंद्र सान्याल के साथ काम करने के लिए लगा दिया गया। आखिर में बनारस षड्यंत्र केस में इनको अभियुक्त बनाया गया और अपने ही एक किसी परिचित के एक तरीके से वादा खिलाफी के खिलाफ अंग्रेजों को सहायता मिलने को इनको गिरफ्तार किया गया और इनको बरेली के सेंट्रल जेल के अंदर डाल दिया। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना आपसे बताना चाहता हूं कि उस समय इस युवक की उम्र सिर्फ 24 साल की थी और चूंकि ये प्रताप सिंह रास बिहारी बोस के बिल्कुल एक तरीके से निकटस्थ विश्वसनीय लोगों में से थे, इसलिए दिल्ली से डायरेक्टर इंटेलिजेंस चार्ल्स क्लीवलैंड खुद बरेली गए और इनको अमानुष यातनाएं दे करके ये कहा गया तू सारी ये चीजें बता दे, सारे तू भेद खोल दे, हम तेरे को मुक्त कर रहे हैं, तेरे लिए तेरी मार हो रही है, तेरे लिए तेरा बाप रो रहा है, तू मान जा। लेकिन इस युवक ने ये कहा कि मैं मेरी एक माँ को हंसाने के लिए मैं सैकड़ों की माताओं को नहीं रुला सकता। ये थे प्रताप सिंह बारट और आपको मालूम है इन गंभीर यातनाओं को सहते हुए बरेली के सेंट्रल जेल में 24 मई 1918 को जब मात्र 24 वर्ष के थे इन्होंने शरीर त्याग दिया। अंग्रेज इनसे इतने डरे कि इस खबर को किसी को नहीं किया गया और इनके शव को दाह करने के बजाय बरेली के सेंट्रल जेल में दफना दिया गया और आज भी वहां पर इनका स्मारक बना हुआ। तो मैं जो कहना आपसे चाहता था वो ये कि ये जो क्रांतिकारी आंदोलन चला, इस क्रांतिकारी आंदोलन के अंदर राजपूताना और राजस्थान पिछड़ा हुआ नहीं था, बल्कि हम कंधे से कंधा मिलाया। ये मैंने सिर्फ बहुत संक्षिप्त झलकियां दी हैं कि जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकें कि यहाँ के लोगों में, यहाँ के कवियों में, यहाँ के आम आदमियों में राष्ट्रीय भावना किस तरीके से कूट के बनी। केसरी सिंह जी बारट के बारे में एक प्रसिद्ध बात है जो आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि वो बहुत बड़े कवि भी थे और उदयपुर महाराणा फतेह सिंह जी जब दिल्ली के शाही लॉर्ड कर्जन ने, आपको पता है जॉर्ज फिफ्थ का जब कोरोनेशन हुआ तो लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में एक शाही दरबार आयोजित किया था और उस शाही दरबार के अंदर सारे राजा महाराजाओं को बुलाया गया था और महाराणा उदयपुर भी शामिल होने के लिए उदयपुर से रवाना हो चुके थे। उस समय इस महान राष्ट्रभक्त कवि केसरी सिंह बारट ने उनको 13 कपलेट्स 13 सोरठे लिख करके भेजे और उनसे यात्रा के दौरान ही फतेह सिंह जी के दिमाग में बैठ गई कि अब मैं उसमें भाग नहीं लूंगा और उन्होंने कर्जन को ये साफ साफ कह दिया कि अब इस सैलून से मेरी डेड बॉडी तो उतारी जा सकती है, लेकिन जीवित फतेह सिंह अब इस सैलून से नीचे नहीं उतरेगा। और इतिहास गवाह है, आप लोगों ने सबने पढ़ा कि उनका सैलून, उनकी बोगी सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पे खड़ी रही, लेकिन महाराणा फतेह सिंह शाही जुलूस में सम्मिलित होने नहीं गए और उनके नाम से जो संरक्षित रखी गई जो कुर्सी थी वो खाली की खाली रही। ये था कवि का
इतना बड़ा शक्ति के शब्दों में सामर्थ्य कि उन्होंने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना को जन्म दिया, जिसके लिए आज हम सभी बड़े अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो मैं जो कहना आपसे चाह रहा था कि राजपूताना में क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बहुत जबरदस्त गतियां भाग लिया। इसके बाद जब ये क्रांतिकारी आंदोलन खत्म हो गया, गांधी युग का प्रारंभ हो गया, कांग्रेस की बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में आ गई। तो आप सब जानते हैं महात्मा गांधी ने ये कहा कि अहिंसा के द्वारा जब हम इस आंदोलन को लेंगे, तो ये जो अहिंसक आंदोलन जो चला राजस्थान में, ध्यान रखिए इसमें भी राजस्थान पीछे नहीं रहा। यहाँ पर मैं दो शब्दों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, एक स्वतंत्रता संग्राम और एक स्वतंत्रता आंदोलन। वन इज फ्रीडम मूवमेंट, अदर इज फ्रीडम स्ट्रगल। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन द टू। फ्रीडम स्ट्रगल की जब हम बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, तो उसमें सभी तरीकों से अंग्रेजों के साथ लड़ने की बात करते हैं। लेकिन जब हम आंदोलन की बात करते हैं तो ध्यान रखिए इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में प्रमुख महत्वपूर्ण चीज थी पॉलिटिकल अवेकनिंग, राजनीतिक जन जागरण। तो ये राजनीतिक जन जागरण था, आंदोलन था क्या था, ये तो राजपूताना में कम हुआ। क्यों? क्योंकि राजपूताना आपको मालूम है, मैंने आपसे पहले कहा, 3 प्रकार के शासनों के अधीन यहाँ पर शासन होता था और यहाँ की जनता पैरों के नीचे कुचली जाती थी। इसलिए पॉलिटिकल अवेकनिंग के जो आंदोलन चले वो तो उत्तरी भारत और मध्य भारत में ज्यादा चले, बंगाल में ज्यादा चले, लेकिन यहाँ जो स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष हुआ उसमें राजपूताना पीछे। और जब गांधीवादी आंदोलन आया, जब यहाँ पर ये हुआ कि भाई अब गांधी जी के अनुसार चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति आपको पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति बड़ी साफ थी कि हम देशी रियासतों के अंदर किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं चलाएंगे। कांग्रेस के तत्वावधान में देशी रियासतों में किसी प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चलाया जाएगा और उससे हम इनको अलग रखेंगे। उसके कारण थे, उनकी डिटेल्स में मैं आपको नहीं ले जाना चाहता। बहुत बाद में जाकर के एज लेट एज 1920 के नागपुर अधिवेशन में जाकर के जब लोगों ने सख्त विरोध किया, तब कांग्रेस ने पहली बार अपनी नीति घोषित की प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। देशी रियासतों के बारे में कांग्रेस की क्या नीति है, इट केम एज लेट एज 1920 आफ्टर द नागपुर अधिवेशन। और इसमें भी सिर्फ ये कहा गया कि कांग्रेस राजाओं को केवल निवेदन करेगी कि वो अपने अपने रियासतों में उत्तरदायी शासन बनाए, इसकी ज्यादा बात नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि जब 1935 के एक्ट के बाद 1937 में सरकारें बनी, पहली बार भारतीयों को शासन चलाने का मौका मिला, भारतीयों में पहली बार इस बात का जोश आया कि हम भी वी कैन गवर्न आवरसेल्व्स, वी कैन रन द गवर्नमेंट्स, तब आप चल गए ये जो राजनीतिक अवेकनिंग फैली, ये फिर राजपूताना के अंदर बहुत तेजी के साथ फैली। और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को अपनी नीति बदल करके इन राज्यों में भी राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ करना शुरू कर दिया। और आपको ध्यान होगा कि इस आंदोलन के लिए गांधी जी के सबसे विश्वसनीय, जिन्हें वो अपने पुत्र के रूप में मानते थे, जमनालाल जी बजाज के नेतृत्व में राजपूताना के अंदर राजनीतिक आंदोलन था। ध्यान रखिए कि ये जमनालाल जी बजाज, जिनको गांधी अपना पुत्र मानते थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, ट्रेजरर थे, और ये राजस्थान के ही शेखावाटी प्रांत के एक गांव के निवासी थे। ये राजस्थान के मूल निवासी थे, शेखावाटी प्रांत के रहने वाले। इसलिए इन्होंने आकर के राजपूताना में फिर अपना एक तरीके से गतिविधि शुरू की, और इस गतिविधि का नतीजा ये हुआ कि राजस्थान के अंदर भी पहली बार जन आंदोलन के लिए संगठन बनने लगे, और उन संगठनों को नाम दिया गया प्रजामंडल। इसलिए 1938 में उदयपुर में प्रजामंडल बना पहली बार। उस प्रजामंडल के बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया और इसके सचिव बने माणिक्यलाल वर्मा। और इस प्रकार मेवाड़ रियासत के अंदर स्वतंत्र आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी के साथ बजाज साहब की प्रेरणा से जयपुर के अंदर 1938 में प्रजामंडल बना, और इसकी अध्यक्षता हीरालाल जी शास्त्री को सौंपी गई, जो कि देशभक्त और एक तरीके से बड़े कर्मठ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इसके बाद मारवाड़ में भी 1938 में लोक परिषद नाम से संगठन की स्थापना की गई, और इसका नेतृत्व दिया जयनारायण व्यास। इस प्रकार इन व्यक्तित्वों के निर्देशन में पूरे राजपूताना में, मैंने तो आपको बड़ी रियासतों के बारे में बताया, लेकिन अन्य छोटी रियासतों में भी इसके साथ संगठन बने, और इन सब ने मिलकर के
राजपूताना में अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ने का प्रयास। और पहली बार जिसको कहते हैं आप स्वतंत्रता आंदोलन जो चला, वो आंदोलन इनके नेतृत्व के अंदर चला राजस्थान के अंदर। ये आंदोलन राजस्थान में चला और उसका कारण ये हुआ कि यहाँ जन चेतना इतनी फैली कि जब 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट आया तो राजस्थान की जनता ने अभूतपूर्व इसमें। देखिए, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में देखें तो ये दो घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण थी जिसमें सबसे अधिक जन सक्रियता हुई। एक था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन, और उसके बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा आंदोलन आया वो था 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। राजस्थान की जनता ने इन दोनों में बढ़ चढ़ के, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो पूरे राजस्थान में एक तरीके से राजनीतिक परिपक्वता झलकने लगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि राजस्थान के अंदर आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम राजनीतिक आंदोलन चला। 1947 में देश आजाद हो गए। 1947 के 15 अगस्त के साथ ब्रिटिश इंडिया के सब लोग आजाद हो गए, क्योंकि आप इसको जानते हैं इस बात को कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारत दो भागों में बटा, एक था प्रिंसली इंडिया और दूसरा था ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया 15 अगस्त 1947 के साथ आजाद हो गया, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स की स्थिति नहीं। और जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, राजस्थान में प्रिंसली स्टेट्स थे, इसमें बड़े से बड़े स्टेट्स भी थे, छोटे स्टेट्स भी थे। इसलिए यहाँ पर एक नया संकट फिर खड़ा हुआ, और वो था इन देशी रियासतों का विलीनीकरण, कि इनका विलीनीकरण होकर के एक पूरे राजस्थान को अंजाम दिया जाए। इसका राजनीतिक आंदोलन की भी एक लंबी कहानी है, और अंत में मार्च 30, 1949 को सरदार पटेल के द्वारा वृहद राजस्थान की घोषणा की गई। उसका अधिवेशन हुआ, उसका शुभारंभ हुआ, उसके प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री बने, और राज प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई जयपुर हिजाइनस मान सिंह की। और इसी के साथ इस राजस्थान की राजधानी जयपुर को सुनिश्चित किया। देखिए, यहाँ पर एक चीज और गौरने की बात है, आई विल ड्रॉ योर अटेंशन, कि यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा था कि राजपूताना के आम जनता की स्थिति बड़ी अजीब थी। ये वो नहीं थी जो ब्रिटिश इंडिया की जनता के साथ। हमारे यहाँ पर अभी केवल मात्र अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शाही से मुक्ति मिली थी, लेकिन राजशाही से मुक्ति मिलना अभी बाकी थी। ये हमें जाकर के मिली उस समय जब वृहद राजस्थान बना। और इसमें भी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसके बाद हमारे यहाँ सामंतशाही और जमींदारी और जागीरदारी हमारे यहाँ बहुत जबरदस्त थी। इसलिए वो जाकर के संकट तब मिला जब यहाँ पर जागीरदारी जमींदारी उन्मूलन एक्ट आया और इसको खत्म किया। तो कहने का मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां ब्रिटिश इंडिया के राज्यों में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो गया, राजस्थान में आगे 2-3 साल और तब जाकर के 50 के आसपास राजस्थान के अंदर ये तीनों ब्रिटिश शाही, राजशाही और सामंतशाही का। तो मैं जो आपसे कहना चाहता था इसमें दो बातें मैं, और टाइम क्या कह रहा है, शुड आई टेक 5 मिनट्स मोर? तो मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस पूरे इतिहास के इस 3 खंडों को, क्योंकि मैंने कहा कि वी कैन स्टडी दिस इन 3 पार्ट्स। इन तीनों के मैंने आपको केवल मात्र गाइडलाइंस दी, डिटेल एक का भी मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सका, लेकिन अगर हम इसमें करें तो 2-3 बातें हमारे सामने आनी चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि राजस्थान के अंदर जन राजनीतिक आंदोलन चला ही नहीं, जनता में राजनीतिक जागरूकता आई ही नहीं, ये मैं समझता हूं सही बात नहीं। क्यों? इसका एक प्रमाण है। राजस्थान में राजनीतिक आंदोलन के फलस्वरूप राजनीतिक चेतना कितनी अधिक हो गई थी, उसका मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं जिससे आप इस बात को अंकित कर सकते हैं कि राजस्थान के अंदर आपको मालूम है 19 प्रिंसली स्टेट्स थी, और उन प्रिंसली स्टेट्स में आपको इस बात का ताजुब होगा, सब दुनिया, भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया के सबसे पुराने राजवंशों का शासन, जिसमें एक उदयपुर महाराणा का भी राजवंश था जो भारत में ही नहीं, अगर आप दुनिया की दृष्टि से देखें तो एक सबसे पुराना राजवंश था। अन्य राजवंशों के खिलाफ भी यहाँ कभी कोई बगावत नहीं हुई, लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान जो नया राजनीतिक जागृति आई, जो नई राजनीतिक परिस्थितियां बदली,
उसमें एक भी राजा महाराजा ने राजस्थान से भारत के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर करने में आनाकानी नहीं की। क्यों नहीं की? इसका मूल कारण ये था कि एक राजनीतिक वातावरण बन चुका था, एक राजनीतिक अवेकनिंग आ चुकी थी। राजा ही नहीं, सामंत लोग भी ये मान चुके थे कि अब उनके दिन लद गए हैं, अब लोकतंत्र को नहीं रोक सकते क्योंकि जनता जागृत हो गई। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा था कि इसमें राजस्थान में जो योगदान रहा ये अभूतपूर्व योगदान था। और अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कंक्लूजन में, जितना मेरे को अल्प ज्ञान है उसके आधार पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान का योगदान, जैसे प्रो वाइस चांसलर साहब ने अपने वेलकम एड्रेस में भी कहा कि राजस्थान में जो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन लड़ा गया और राजस्थान में स्वाधीनता आंदोलन लड़ा गया, मुझे कहते इस बात का दुख है कि राष्ट्रीय स्तर पे उसके साथ सही न्याय नहीं किया गया, उसका आकलन सही तरीके से नहीं हुआ। अगर आप राष्ट्रीय स्तर की किताबें देखें, राष्ट्रीय स्तर पे लिखे हुए इतिहास को देखें, तो आप देखिए राजस्थान का उसमें जिक्र न के बराबर है। इसलिए कि वो मानते हैं कि एक तो राजस्थान वैसे ही पूरे देश के आखिरी कोने पर था, इसलिए मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाए, और दूसरी यहाँ प्रिंसली स्टेट्स होने की वजह से ये स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य धारा में अपने आप को सम्मिलित ही नहीं कर पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन नहीं लड़ा गया या राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के में लोगों ने अपनी कुर्बानियां नहीं दी, जनता ने सहभागिता नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा और मैं आग्रह करूंगा इग्नऊ के अथॉरिटीज से विशेष रूप से कि वो आने वाले समय में इस पे शोधार्थियों को शोध करवाएं और ये मालूम करवाएं कि राजस्थान जो कि पहले राजपूताना कहलाता था, वो राजपूताना कितना अधिक राजस्थान के अंदर अपने योगदान था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और एक तरीके से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों एवं कवियों का जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के बारे में जानकारी दी, वो बहुत ही विस्तृत थी और आप सभी सहमत होंगे कि आपने जिस प्रकार संबोधन किया, जिस जोश के साथ प्रस्तुत दी, वो पूरा दृश्य आंखों के सामने से गुजर गया। धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर IV त्रिवेदी जी, वाइस चांसलर गुरु गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा एंड फॉर्मर वाइस चांसलर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से हैं। सर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि sir has more than 40 years of teaching experience and he has published a lot of research papers in international and national journals. He has authored books, 10 books, and handled many projects. And he has also had special honors and many awards which were awarded to him. The list is very long, and therefore I would like to now request Honorable Professor Trivedi sir for the presidential address. Sir, please. धन्यवाद मैडम। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की भूमिका विषय पर आयोजित इस वेबिनार में उपस्थित प्रोफेसर सत्यकांत जी, प्रो वाइस चांसलर इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता मेरे वरिष्ठ साथी प्रोफेसर रूप सिंह जी, मैडम डॉक्टर ममता जी, रवि जी, अन्य सभी जो इससे जुड़े हुए रीजनल डायरेक्टर्स हैं, अन्य टीचर्स, सबसे पहले मैं आयोजकों का मुख्य तौर पर ममता जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ कुछ बोलने का मौका दिया। मैं इस अवसर पर हमारे साथी वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सीरीज को प्रारंभ किया और 22वीं बहुत ही अच्छी विषय पर आपने कार्यक्रम आयोजित किया है और बहुत ही यह समाज सामयिक है, ये बहुत ही सामयिक विषय है। आज 2 दिन बाद जबकि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इस विषय पर इस प्रकार का वेबिनार आयोजित करना शायद ये बहुत ही अच्छा अवसर है। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि वैसे तो रूप सिंह जी ने सारी बातें बता दी है,
कि किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान की भूमिका रही है। यह बात भी सत्य है कि उन्होंने सभी प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में चर्चा की, राजपूताना से लेकर के, और उन्होंने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का भी सारी स्थिति का बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रण किया है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, जिसको कि जनजातीय क्षेत्र कहा जाता है, बहुत ही कम सूचना या बहुत ही कम जानकारी इस संबंध में है कि जनजातीय क्षेत्र का क्या योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है। मेरा ये मानना है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय क्षेत्र की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो शायद इतिहास के पन्नों में दब के रह गई है और इस कारण से इसको बहुत तरीके से बाहर नहीं आ पाया है। लेकिन मैं जिस विश्वविद्यालय में भी कुलपति हूँ, उसका नाम गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय है, और उस गोविंद गुरु की जो महत्वता है, गोविंद गुरु ने जिस प्रकार के इस स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लिया है, जो हिस्सा लिया है, वो इतिहास में बहुत ही मायने रखता है। गोविंद गुरु इस क्षेत्र के, जनजातीय क्षेत्र के एक मसीहा थे। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में अंधविश्वास, मदिरापान जैसी अनेक कुरीतियों के विरुद्ध जनजातीय क्षेत्र के लोगों को संगठित किया, और उनका ये मानना था कि जनजातीय क्षेत्र तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक इन कुरीतियों को नहीं छोड़े। महात्मा गांधी के आंदोलन से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने संप सभा, जिसको कहते हैं, वह संप सभा का आयोजन मानगढ़ नामक स्थान पर किया। मानगढ़ नामक स्थान पर उस समय अंग्रेजों को यह भय लगा कि इतने सारे जो जनजातीय क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो हमारे विरुद्ध ये बहुत बड़ी चेतावनी है। हमारे विरुद्ध यदि जनजातीय क्षेत्र बढ़ गया तो हमें बड़ी समस्या होगी। तदनुरूप 1500 जनजातीय लोगों की हत्या वहां पर हुई, जिसको कि आज मानगढ़ बहुत दृष्टि से 19 नवंबर को मानगढ़ दिवस मनाया जाता है। इतनी बड़ी संख्या में जलियांवाला बाग के बाद यदि कहीं इस प्रकार के अत्याचार हुए अंग्रेजों द्वारा, तो वह मानगढ़ धाम है। उस मानगढ़ धाम पे उसके बाद जनजातीय क्षेत्र में एक अलग प्रकार की क्रांति आई। महात्मा गांधी के आह्वान पर यहाँ पर अनेक प्रकार के आंदोलन हुए, और उसमें ऐसे बड़े बड़े लोग, भोगीलाल पंड्या, जिसको कि वागड़ का गांधी कहा गया, उसने सारी अलग जगाई, और इसका परिणाम ये हुआ कि अंततः आज आप देखेंगे कि गुजरात और राजस्थान के मध्य में मानगढ़ धाम एक बहुत ही विशेष प्रकार का स्थान बन गया है, जहाँ अनेक प्रकार के सैलानी आते हैं, विदेशी भी आते हैं देखने कि ऐसा कौन सा धाम है जहाँ पर इतनी बड़ी 1500 व्यक्तियों का जिनका वध कर दिया गया हो आजादी के जज्बा के कारण। तो इस क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व स्वतंत्रता आंदोलन में है। इसके बाद पैदा होते हैं मामा बालेश्वर दयाल। मामा बालेश्वर दयाल महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के जनजातीय क्षेत्र में आए। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में जो अनेक प्रकार की बुराइयां थी, उसके संबंध में उन्होंने भी अभियान चलाया, और जिसको एक भगत आंदोलन कहते हैं, भगत आंदोलन चलाया, और इस जनजातीय क्षेत्र में आजादी के लिए बिगुल बजाया। और उन्होंने यह कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध जब तक हम बगावत और बिगुल नहीं बजाएंगे, देश को स्वतंत्र नहीं करेंगे, तब तक हम सही माने में इस देश के विकास की बात नहीं कर सकते, इस आदिवासी समाज के विकास की बात नहीं की जा सकती। उन्होंने भगत आंदोलन में जूते नहीं पहनना, मदिरा नहीं पीना, और जगह जगह पर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सम्मेलन करना, और इसी का परिणाम यह रहा कि यहाँ पर भगत आंदोलन खूब तेजी से चला। लोग अपना एक सफेद झंडा अपने टापरे पर लगा देते थे, जहां से इस बात का इंडिकेशन था कि यह भगत आंदोलन का सदस्य बन चुका है, न मदिरा पिएगा, न मांस खाएगा, और वह भगत आंदोलन आज भी वहां पर बहुत सुचारू रूप से चलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर ऐसे अनेक आंदोलन हुए जिसमें कि स्वतंत्रता आंदोलन को, और भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, चाहे नमक सत्याग्रह हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, जो भी महात्मा गांधी का आह्वान किया गया, उन सब में जनजातीय क्षेत्र बिल्कुल तत्पर रहा। उन्होंने पूरी लगन के साथ महात्मा गांधी के आंदोलन को समर्थन दिया। जैसा कि बारेट साहब ने बलवंत सिंह मेहता का नाम बताया, इसके अलावा भूरेलाल भैया जो है कि बहुत ही उदयपुर में रहने वाले बहुत ही प्रतिष्ठित और काफी पैसे वाले व्यक्ति थे, उन्होंने आंदोलन किया स्वतंत्रता के लिए। इसके अतिरिक्त माणिक्यलाल वर्मा का नाम उन्होंने बताया, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, शकुंतला त्रिवेदी, इनकी पत्नी है और इनके दोनों हस्बैंड वाइफ ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। भीखाबाई बीर जो बाद में हमारे मंत्री भी बने,
उन्होंने उस समय, वो एक जज थे, उन्होंने वहां से इस्तीफा देकर के जनजाति आंदोलन में भाग लिया। गौरीशंकर उपाध्याय, ये ऐसे नाम मैं ले रहा हूँ जिनका कि शायद हम इतिहास में इनको हम महत्व नहीं दे पाए हों, लेकिन इनका योगदान किसी से छिपा हुआ नहीं है। हिस्टोरियंस जो हैं अब धीरे धीरे इनके महत्व को समझने लगे हैं और इस बात को जानने लगे हैं कि इनके महत्व को, या इन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, उसका किसी भी मायने में अन्य क्षेत्र से इनको हम कम नहीं आंक सकते। और इसी का परिणाम ये हुआ कि बांसवाड़ा में भी बांसिया बेल के नेतृत्व में जो बांसवाड़ा का नाम पड़ा, उसके संबंध में भी कई प्रकार की कंट्रोवर्सी है, लेकिन इन्होंने एक भरपूर आंदोलन 1945 में भी किया, उसके पूर्व 1942 में भी भारत छोड़ो आंदोलन में किया। तो इन लोगों का जो योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में, ऐसे अवसर पर जबकि हम 150 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इनके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। और इतिहास में इन सभी व्यक्तियों का जो योगदान स्वतंत्रता संग्राम में रहा है, उसको भी हमें रेखांकित करना चाहिए, समाज को ये देखना चाहिए। और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय को तो इसमें विशेष रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि ये जन जन का विश्वविद्यालय है और जन जन का विश्वविद्यालय होने के लिए जो बातें अभी भी छुपी हुई है, उन छुपी हुई बातों को सामने लाया जाना चाहिए। मालजी महाराज जो यहाँ के संत थे, उन्होंने अनेक बातें 300 वर्ष पूर्व कह दी थी कि बरिए बरिए दीवा बरेंगा और से पर से पानी पीवा से। उन्होंने न जाने कितने वर्ष पूर्व ये कह दिया था कि आज बिजली के तारों पर बल्ब जलेंगे, बोतलों में पानी बिकेगा, हवा में बात होगी, इस प्रकार की बात मोबाइल की उन्होंने, आज उनके चौपड़े मौजूद है। वहां उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में इस सारी बातों के साथ साथ समाज सुधार भी काम किया। और आज भी संत महाराज जी के चौपड़ों का जो प्रकाशन है, इनका जो महत्व है, आज विश्वविद्यालय ने ये गुरुतर दायित्व उठाया है कि इन सारी बातों को विश्वविद्यालय अपने माध्यम से जनता के सामने लाएगा, ताकि सही मायने में जो जनजातीय व्यक्तियों का योगदान है, उस योगदान को रेखांकित किया जा सके। तो इस अवसर पर मेरा तो ये कहना है, हम लंबी बात कर सकते हैं, अनेक प्रकार के इस क्षेत्र में जन आंदोलन को करने वाले यहाँ के जनजातीय लोग थे, सवर्ण समाज के लोग थे, इन सब ने मिलकर के जो अलग जगह थी स्वतंत्रता संग्राम की, और महात्मा गांधी खुद ने इसको रेखांकित किया कि ऐसे लोग जो अनपढ़ अशिक्षित हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। रूपलाल सोमानी भीलवाड़ा के सारा, उन्होंने बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, उन्होंने सारी चीजें त्याग करके और स्वतंत्रता आंदोलन में अपना हिस्सा दिया। इसी प्रकार से टीकमचंद जैन थे कोटा के, जिन्होंने कुछ लोगों ने पर्चे बंटवाए, समाज में छात्रों में अनेक प्रकार की बातें रखी ताकि छात्र एकत्रित हों, छात्र इकट्ठे हों, छात्र आंदोलन के महत्व को समझे। तो गांधी जी से प्रेरणा लेकर के इस क्षेत्र में भी अनेक प्रकार के व्यक्तियों ने स्वाधीनता संग्राम में जो अपना योगदान दिया है, उसको किसी भी कीमत से कम नहीं आंका जा सकता। दुर्भाग्य से लेकिन इनके संबंध में बहुत अधिक जानकारी समाज को उपलब्ध नहीं है। आज रूप सिंह जी भारत ने जो सारी बातें बताई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो आंदोलन था, उस आंदोलन में वह जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो उपेक्षित वर्ग था, जो जंगल जमीन और जड़ से जुड़ा हुआ था, उन सभी का भी योगदान बहुत अधिक रहा है, जिसको हमारे जो इतिहासकार हैं वो शायद ध्यान में नहीं ला पाए। उसको ध्यान में लाया जाने का दायित्व इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय का है, मेरा ऐसा मानना है। मैं समय, मेरे ख्याल से आपका जो मुझे समय 10 मिनट का दिया था, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के जयपुर सेंटर का, जिन्होंने कि बहुत ही अच्छे विषय पर इस वेबिनार को आयोजित किया। और 75 वर्ष में आप इतने 75 से करने वाले वेबिनार, ये निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर साबित होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इसको बुक फॉर्म में लाया जाना चाहिए, जिससे कि जन जन भी इस बात को समझ सके, और जो बातें जन जन तक नहीं पहुंची है उसको उद्धार करने का काम किया जाए, तो शायद हम न्याय कर सकेंगे उन वर्गों के प्रति जिन्होंने बहुत अधिक योगदान इस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में लिया था। मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। शायद हम में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, पर आज आपने जो जानकारी दी कि आदिवासी जनजातियों का भी योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी
हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर ममता भाटिया मैम से कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। मैडम प्लीज। नमस्कार। आदरणीय प्रोफेसर IV त्रिवेदी सर, प्रोफेसर रूप सिंह जी बारिट, हमारे कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम, प्रोफेसर कुकरेती एवं सर, ये हमारे लिए क्षेत्रीय केंद्र की पूरी टीम के लिए एक अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आज के इस वेबिनार में आपने हमें सम्मिलित होने का एक मौका दिया और मुझे ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने का अवसर दिया। सर, आज हम सब भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को 2 दिन के बाद हम 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं और इस अमृत महोत्सव के जश्न को मनाने के लिए आज इस 22वें वेबिनार में हम सब इकट्ठे हुए हैं। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस जो वेबिनार सीरीज की शुरुआत, जैसा कि सर ने बताया कि हमारे जो कुलपति महोदय प्रोफेसर नागेश्वर राव के प्रोत्साहन से प्रोफेसर कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम द्वारा शुरू की गई और ये जो वेबिनार सीरीज है ये बहुत ही सफल रही है। और इस वेबिनार आज की इस श्रृंखला को हम विशेष कह सकते हैं 22वें सीरीज को, क्योंकि हमारा 75वां वर्ष शुरू होने ही जा रहा है। सर्वप्रथम सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रोफेसर रूप सिंह जी बारिट का, जो कि पूर्व कुलपति हैं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के। आपका हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन सर। सर, आपने हमें जो जानकारी दी और हमें हमारे पहले ही अनुरोध पर जो आपने हमारे निवेदन को स्वीकार कर लिया और आज हमें राजस्थान के उन गुमनाम नायकों के बारे में हमें जानकारी दी जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने सर्वस्व का बलिदान दिया। और सर, ये हमारे लिए आज आप सर उपयुक्त मैं कहूँगी कि वक्ता रहे, क्योंकि आपके पूर्वजों का बलिदान भी इसमें सम्मिलित है, जिन्होंने सहर्ष अपने परिवार को आज़ादी के संघर्ष में सहभागी किया। हार्दिक धन्यवाद सर। प्रोफेसर IV त्रिवेदी, कुलपति गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा एवं पूर्व कुलपति MLSU यूनिवर्सिटी उदयपुर की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर हमारी गुजारिश को स्वीकार कर लिया और इस वेबिनार की अध्यक्षता की। सर, आप सदैव हमारे निवेदन को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करते हैं, चाहे वो आज का वेबिनार हो या वर्षों पूर्व उदयपुर में की गई हमारी कोऑर्डिनेटर्स कॉन्फ्रेंस हो, जिसकी अध्यक्षता भी आपने स्वीकार, न केवल अध्यक्षता स्वीकार की थी परंतु वेन्यू प्रोवाइड करने में भी हमारी बहुत मदद की थी। वो सारी स्मृतियां जैसे आज ताज़ा हो रही थी। सर, आपने जनजातियों के बलिदान के बारे में हमें बताया, जिनके बारे में राजस्थान में ताम्र रहने के पश्चात भी हम कभी भी नहीं जान पाए थे। सर, आपके धन्यवाद में शब्द हमारे पास सीमित हैं। आपका अभिनंदन सर। जयपुर क्षेत्रीय केंद्र की पूरी टीम, हमारे अपने आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राव, जो कि वेबिनार सीरीज के प्रेरणा स्रोत हैं, एवं हमारे समकुलपति प्रोफेसर सत्यकाम, जो कि जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने में उनके सहभागी हो सके, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आपकी गाइडेंस और प्रेरणा से ही हमारे लिए बहुत अमूल्य है सर, और उसी की वजह से हम इस कार्य को कर पाए हैं। पर सभी कार्यों को सफल बनाते हुए आपने पूरी गाइडेंस दी, आपने पूरा बेसिक वर्क हम लोगों को करके दिया और उसके बाद श्रेय हमें दिया, ये आपकी महानता है सर। हार्दिक धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी ऑल ओवर इंडिया जितने भी हमारे क्षेत्रीय निदेशक और सहायक क्षेत्रीय निदेशक जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, हमारे स्कूल्स के डायरेक्टर्स, PVC प्रोफेसर कुकरेती मैडम, जो कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ रहे, और सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने अपना अमूल्य समय इसके लिए हमें दिया और इस आयोजन को एक सफल आयोजन बनाया। धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी का धन्यवाद। अब अंत में, कार्यक्रम के अंत में हम सभी नेशनल एंथम के लिए खड़े होंगे। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे
तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद ममता जी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दोनों वक्ताओं का, मुख्य अतिथि रूप सिंह बरेट जी और प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी। इन्होंने जो 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 बातें कही आज, हमारा यही उद्देश्य है, इतिहास के उन पन्नों की ओर ले गए जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते थे। इसी तरह कई गुमनाम किस्से, कई गुमनाम इतिहास हमारे सामने आ रहे हैं और ये जो श्रृंखला है वो श्रृंखला इसी के लिए। मैं सभी टीम को, इंदु जी को और ममता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया। और जैसा कि मैं अंत में हर बार बोलता हूँ कि फिर मिलेंगे हम लोग अगले शुक्रवार को 4 बजे, और फिर एक नए विषय के साथ, एक नए क्षेत्र के साथ और एक नए गुमनाम इतिहास के साथ, स्वाधीनता आंदोलन। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Sir, thank you. Thank you, sir. Thank you very much. बहुत नमस्कार। Thank you, sir.